नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की। आज हम लोग पहली क्लास करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास और कर चुके हैं जो कि चार्ट को लेकर क्लास है। तो उस क्लास में चार्ट के माध्यम से पूरा BSA का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को समझा दिया था बहुत ही आसान और सरल भाषा में। सारी सेक्शन उसमें कवर हो गए थे और बेसिक चीजें जो थी BSA के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, उनको भी एक्सप्लेन कर दिया था। क्लास आप लोगों को बहुत पसंद भी आई क्योंकि इसमें 170 लगभग सेक्शन है, 170 सेक्शन है और 8 नंबर का ये आपका आता है आपके AIVE के एग्जाम में। तो भाई 8 नंबर एक बड़ा नंबर है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। मतलब कहने का ये है कि जो बड़े नंबर हैं आपके, जो 10 नंबर के, 8 नंबर के, 10 नंबर के लॉ आ रहे हैं, तो भाई उनका हम एक भी सेक्शन नहीं छोड़ेंगे। उनके हर एक सेक्शन से आपको हम परिचित कराएंगे। और जो आपके 2-2, 3-3 नंबर का आ रहे हैं, तो उसमें प्रमुख प्रमुख जो सेक्शन होंगे उनके बारे में बात कर लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करा देंगे, क्वेश्चन लगवा देंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें बता देंगे। तो वो आपकी एक एक 2-2 क्लासों में उनको हम समाप्त कर देंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अभी जो समय लगने वाला है वो सिर्फ इन बड़े बड़े लॉ में लगने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास हमारी। क्या कह रही है क्लास हमारी भाई? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA। तो इसको हम पिछली क्लास में बता ही चुके हैं कि पहले हम लोग क्या एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। आज हम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई थी, आज सारे सेक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया सबसे पहले भाग एक जो है वो क्या है, उसमें आता है सिर्फ आपका अध्याय 1 आता है केवल, ठीक है। चैप्टर 1 कहां से कहां तक है भैया? धारा 1 और धारा 2, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, बस 2 ही आते हैं आपके। चैप्टर 1 में आते हैं और चैप्टर 1 जो है आपका भाग 1 में आता है, पार्ट 1 में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है उसको जब हम देखते हैं तो उसमें आपकी बात सिर्फ हर जितने भी लॉ हैं आपके, इसमें यही बात की जाती है। पहला क्या है? संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारंभ। तो इसमें यही बात की जाती है कि भैया संक्षिप्त नाम इसका क्या है, लागू क्या है, होना है, और प्रारंभ कहां से कहां तक, कब से हुआ है। तो सीधी बात यही है कि भैया संक्षिप्त नाम इसका यही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA के नाम से हम लोग जानते हैं, संक्षिप्त नाम हो गया। लागू होने वाली बात यह है कि पूरे भारत की अदालतों में जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें ये लागू होता है। और प्रारंभ इसका कब से हुआ? तो भैया 1 जुलाई 2024 से इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अभी आपका नया नया लॉ है, सालों साल इन लॉ में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये अभी आपका AIVE के एग्जाम में काम आएगा और आगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे वहां काम आपका आने वाला है। और अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करेंगे या किसी भी APO किसी भी स्टेट की करेंगे, हर जगह काम आने वाला है। ये BNS, BNSS और BSA, ये तीनों तो आपका पीछा छोड़ने ही वाले नहीं है। और हमने बता भी रखा है कि इनको हम इस एग्जाम के बाद डिटेल में भी पढ़ाएंगे, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और चीजें आपको डिटेल में पता भी चलेंगी। और क्या होगा, और आप आगे जिस भी बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ये हमारे नोट्स हो और या वीडियो हो, ठीक है। अभी AIVE के लिए इतना ही सफिशियंट है। आ जाते हैं, देखते हैं हमारा सेकंड सेक्शन क्या है भैया। सेकंड सेक्शन जो है वो है परिभाषाओं से रिलेटेड। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि पूरी सहायता में न्यायालय हुआ, दस्तावेज हुआ, साक्ष्य हुआ, तथ्य हुए, इनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं पूरी सहायता में इनका जो प्रयोग है वो एक सा माना जाए, इसलिए इनको परिभाषित कर दिया गया है। कहाँ किया गया भैया? सेक्शन 2 में इनको परिभाषित कर दिया गया है। आपका अध्याय 1 समाप्त होता है, अगला अध्याय आपका 2 खत्म शुरू होता है, 2 आपका अध्याय प्रारंभ होता है, जो कि आपका भाग 2 में पड़ता है। भाग 1 में सिर्फ 1 अध्याय और 2 सेक्शन थे, भाग 2 आ जाता है। भाग 2 में आपका 1 अध्याय ये रहा, भाग 2 में अध्याय 2, इसमें भी आपका 1 ही अध्याय पड़ेगा। अध्याय काफी बड़ा है तो इसको भाई आधा अभी देख लेंगे, आधा आगे आने वाली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा सेक्शन है नहीं, तो 5 क्लासों में, लगभग 6 क्लासों में इसको भी समाप्त करा देंगे, तो इसलिए ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास करने का मतलब नहीं है। तो भाई ये आपका अध्याय 2 चैप्टर 2 जो है वो आपका धारा 3 से धारा 50 तक आता है। मतलब सेक्शन 3 से सेक्शन 15 तक ये आपका आ जाता है। कौन सा? चैप्टर 2 किससे संबंधित है? तो भैया संबंधित है तथ्यों की सुसंगति से। तथ्य जो है उनकी सुसंगति, क्या क्रम, क्या व्यवस्था रहेगी, उससे आपका ये संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 3 सेक्शन 3 हमारा जो है, अगर कानूनी भाषा में देखा जाए तो हमारा सेक्शन जो 3 है वो है विवादयक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये किसमें बात की गई है? सेक्शन 3 में।
अब इसे हम अपनी भाषा में देख लेते क्या है भाई। किसी भी कार्रवाई में अदालत के समक्ष केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जिन पर मुकदमा चल रहा है या जो विवादग्रस्त तथ्यों से जुड़े हुए हैं। मतलब सीधी बात यह है कि जो अदालत में मुकदमा चल रहा है, जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों का क्या है साक्ष्य दिया जाएगा जो जो विवादग्रस्त या तथ्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी चीज उठा के उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जबकि उसका मुकदमे से कोई मतलब नहीं है, ना वो विवादाग्रस्त है और ना ही वो किसी तथ्य से संबंधित है और उसको लाके प्रस्तुत कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो संबंधित होंगे सिर्फ उन्हीं को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सेक्शन 3 धारा 3 हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 कहती है। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन 4 धारा 4 क्या कह रही है भैया? तो धारा 4 की जब बात करेंगे तो एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, ये तो हो गई कानूनी भाषा। अब क्या है? अब अपनी भाषा हम देखते हैं। एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है। मतलब एक ही लेन देन का जो हिस्सा बनेंगे उनके जो तथ्य होते हैं उनकी प्रासंगिकता से संबंधित है। देखिए, अगर पूरी तरह से कानूनी भाषा के रूप में जो वेयर एक्ट में रहती है उससे अगर पढ़ा दें या उसको बता दें तो बहुत सी चीजें सीधा सीधा ऊपर से निकल आएंगी, ठीक है। लेकिन क्या है, उनसे हमारा परिचय होना जरूरी है, तो उन बातों को भी आप लोग साथ साथ सीखते चलें, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग अगर पढ़ नहीं रहे हैं और हिंदी जो है वो कानूनी भाषा को वेयर एक्ट मिलने वाली है वो आप समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है कि चीजें जानते हुए चलें, समझते हुए चलें, ठीक है। क्या है भाई, क्या कह रहा है? वे तथ्य जो विवादक मतलब मुद्दे में नहीं होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे उसी लेन देन का हिस्सा बनते हैं, सुसंगत प्रासंगिक होते हैं। मतलब जो कुछ ऐसे तथ्य जो मुद्दे में क्या है कि इस प्रकार से जुड़े हैं कि वे उसी लेन देन का हिस्सा बनते हैं, तो उनको क्या है, सुसंगत मतलब प्रासंगिक माना जाएगा। ये आपका सेक्शन 4 कहता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 5 धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों को सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम है। मतलब उन तथ्यों से संबंधित है हमारा सेक्शन 5 जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों का अवसर कारण या प्रभाव होते हैं। सीधी बात समझिए, जो सुसंगत तथ्य होते हैं और जो विवादक तथ्य होते हैं उनकी तथ्यों का अवसर कारण या प्रभाव के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वही तथ्यों के बारे में बात की गई है। ये किसमें की गई है? सेक्शन 5 धारा 5 में की गई है। थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी क्या है, कठिन है, भाषा कठिन है, तो भाई इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। और अगर थोड़ा चीजें क्लियर ना हो रही हो तो भाई इसके लिए वेयर एक्ट जरूर एक बार उठा लेना। उससे क्या होगा कि आप वेयर एक्ट में समझ भी जाएंगे कि कौन सा सेक्शन आपके किस पेज पर दिया गया है और कितना कहाँ से शुरुआत हुई है। इससे क्या है कि कल को जब आप किसी एग्जाम हॉल में जब बैठे होगे और ओपन बुक एग्जाम है, वेयर एक्ट आप लेकर जाएंगे अपना, तो अगर किसी क्वेश्चन में उलझते हैं या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कम से कम आप अपने वेयर एक्ट में उसको आसानी से ढूंढ तो सकते हैं। अब सीधा अगर एग्जाम हॉल में वेयर एक्ट खोलेंगे तो आप उसमें यही नहीं समझ पाएंगे हमारा कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ इसकी इंडेक्स दिया गया है, कहाँ से आपके सेक्शन शुरू हुए हैं, कहाँ इसमें चैप्टर दिए गए। तो कम से कम इतना तो परिचय कर ही लेना अपने वेयर एक्ट से, जो एग्जाम हॉल में खोल के वो आपको नया ना लगे, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज कानूनी है, थोड़ा कठिन है, सरल शब्दों में उसको हम तोड़ मड़ोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो एक बार वेयर एक्ट उठा के चीजें क्लियर जरूर कर लेना, ठीक है। ये करना आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरी तरीके से। अब हम सेक्शन 6 धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 जो है वो है आपकी क्या है, मकसद, तैयारी और पूर्व या बाद के आचरण से संबंधित है। मतलब क्या मकसद है, क्या तैयारी है और पूर्व या बाद का आचरण क्या है उससे संबंधित है क्या सेक्शन 6। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने का मकसद क्या है, तैयारी उसकी क्या थी और उसका पहले या बाद का आचरण जो है क्या रहा, तो इसको प्रासंगिक माना जाएगा, इसको पूरी तरीके से संबंधित माना जाएगा। किससे? जो भी अपराध हुआ होगा उससे संबंधित माना जाएगा। तो ये कौन बताता है? ये भैया आपकी धारा 6 सेक्शन 6 बताती है। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 7 धारा 7 के बारे में। क्या है भैया? उन तथ्यों से संबंधित है जो मुद्दे से संबंधित तथ्यों या प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करने या
पेश करने के लिए आवश्यक होते हैं। सीधी बात समझिए, मुद्दे से जो संबंधित तथ्य होते हैं या प्रासंगिक तथ्य होते हैं उनको स्पष्ट करने या पेश करने के लिए जो तथ्य संबंधित होते हैं ये उनसे संबंधित धारा है। सेक्शन 7 उसी से संबंधित है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 8 धारा 8। क्या कह रही है? सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बात। मतलब सामान्य एक परिकल्पना में षड्यंत्रकारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया किसी प्रकार का अपराध जो षड्यंत्र की श्रेणी में आता है, उसमें जो बात की गई होगी या कही गई होगी तो वो उस ग्रुप में जितने भी सदस्य मौजूद हैं किसी के भी द्वारा कोई भी बात कही गई है तो वो उस षड्यंत्र से संबंधित मानी जाएगी और सबसे संबंधित मानी जाएगी। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ये आपके सेक्शन 7 धारा 8 के अंतर्गत कहा गया है इस चीज को। अब इसकी कानूनी भाषा देखी जाए तो भैया ये है कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, तो इससे आपकी यह धारा संबंधित है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन 9 है धारा 9। क्या कह रही है? उन तथ्यों से संबंधित है धारा 9 आपकी जो किसी मुद्दे से संबंधित या सुसंगत तथ्य को समझाने या पेश करने के लिए आवश्यक है। मतलब किसी मुद्दे या कोई सुसंगत तथ्य है उसको पेश करने या समझाने के लिए जो तथ्य आवश्यक हैं तो इसमें बात की गई है उन्हीं तथ्यों की। किसमें की गई? सेक्शन 9 धारा 9 में की गई है इसकी बात। ठीक है, जरा एक मिनट रुकते हैं, एक चीज देखते हैं कहाँ की। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 10 धारा 10। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की? कि ऐसे मुकदमे में जहां क्षतिपूर्ति की राशि का दावा किया गया हो, कोई भी तथ्य जो न्यायालय को क्षतिपूर्ति की राशि तय करने में मदद करेगा वह सुसंगत और प्रासंगिक माना जाएगा। मतलब सीधी बात समझिए, कहीं भी अगर कोई ऐसी बात हुई है जो क्षतिपूर्ति की दावा करती है तो यह धारा जो है कि वह न्यायालय को मदद यह करती है कि तय करने में कि राशि क्या तय की जाए, तो यह तय करने में यह धारा मदद करती है न्यायालय की और वही राशि जो है वह सुसंगत और प्रासंगिक मानी जाएगी। सीधी बात यही है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन नेक्स्ट है 11 धारा 11। क्या कह रही है? अधिकार या प्रथा के प्रश्न में प्रासंगिक होते हैं। मतलब जो अधिकार या जो प्रथाएं होती हैं उनके जो प्रश्न में प्रासंगिक होते हैं तो इसकी बात की गई है सेक्शन 11 में। जैसे कि एक उदाहरण क्या कह रहा है कि किसी अधिकार या प्रथा से संबंधित मामलों में साक्ष्य के तौर पर विशिष्ट घटनाओं पर विचार करने की अनुमति देती है। जैसे कि कोई प्रथा चली आई है, कोई विशेष समाज कराता चला आया या कोई विशेष परिवार कराता चला आया, कल को उसको कोई दूसरा कराने की बात कर रहा है, तो क्या है कि भाई पुराने जो साक्ष्य होंगे उनको देखकर उस पर अधिकार जताने का उस पर एक्शन लिया जा सकता है। या किसी प्रकार का कोई अधिकार क्षेत्र है, किसी को कोई पुराने समय से किसी चीज का अधिकारी बनाया गया है, अधिकार दिया गया है उस चीज का, या कोई खेती हुई उसका अधिकार दिया गया है, अब क्या है उसमें कोई दूसरा अपना अधिकार जता रहा है, तो पुराने साक्ष्य जो होंगे उनको देखकर कि इससे पहले इनके बाप दादाओं के पास क्या व्यवस्था रही, कैसे चलती आई, किसने इनको आवंटित की, तो वो सारी चीजें देखकर एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने का जो अधिकार है वो आपका सेक्शन 11 धारा 11 देती है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 12 धारा है 12। क्या कहती है? मन, शरीर या शारीरिक भावना मानसिक स्थिति के अस्तित्व को दर्शाते हैं और उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक माना जाता है। मतलब मन हुआ, शरीर हुआ या कोई शारीरिक भावना या मानसिक स्थिति अगर है उसके अस्तित्व को यहाँ दर्शाया गया है और उसे साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक माना गया। मतलब उसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है या तथ्य से संबंधित किया जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सेक्शन 12 कहता है, धारा 12 कहती है ऐसा कि किसी के हाव भाव या शरीर या मन या स्थिति जो है उसको जो दर्शाया जाता है उसे साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक माना जाता है। जैसे कि किसी को चोट लगी हुई है तो उसकी शारीरिक स्थिति चोटिल हो गई तो उसको भी दिखा के दर्शाया जा सकता है कि देखो ये चोट लगी है। कोई व्यक्ति किसी बात चर्चा करने पर एकदम भावुक या रोने लगता है तो ये उसकी मानसिक स्थिति हो गई, तो इनको भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग मतलब होता है, किया जा सकता है। तो ऐसा जो है सेक्शन 12 जो है धारा 12 हमारी बताती है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन है 13 धारा 13। क्या कहती है? यह तय करती है कि कार्य आकस्मिक
था या जानबूझकर, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने से संबंधित है। भैया धारा 13 जो है यह तय करती है कि कार्य आकस्मिक हुआ है या जानबूझकर किया गया है, तो इस पर यह प्रकाश डालती है, इसी की ये जांच करती है। जैसे कि कई लोग हैं उनका बीमा होता है, उन्होंने अपनी पता चला फैक्ट्री का बीमा करा रखा और उसमें एकदम से आग लग गई, अब बीमा कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया होती है उस पर प्रकाश इस धारा द्वारा ये पड़ती है कि मतलब ये आग जानबूझकर लगाई गई है या स्वतः लगी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके पीछे का क्या व्यवस्था रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या रही है, तो इन सब चीजों पर प्रकाश डालने का काम किसका है? सेक्शन 13 धारा 13 का है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन नेक्स्ट क्या है? 14 धारा 14 क्या कह रही है? किसी कार्य के घटित होने के बारे में अनुमान लगाने के लिए एक स्थापित व्यावसायिक पद्धति या दिनचर्या के अस्तित्व को साबित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। धारा 14 जो है वो सीधी तरीके से आप ये समझिए कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, कब व्यवस्थित है, इसके बारे में पता लगाती है। जैसे किसी कार्य के घटित होने के बारे में अनुमान ये लगाती है कि एक स्थापित व्यावसायिक पद्धति या दिनचर्या के अस्तित्व को साबित करने पर यह ध्यान केंद्रित करती है। तो ये धारा जो है यही चर्चा करती है। नेक्स्ट सेक्शन जो है, नेक्स्ट धारा हम देखने वाले हैं, क्या कह रही है? धारा 15 सेक्शन 15 क्या है? स्वीकृति की परिभाषा, मतलब यहाँ पर स्वीकृति की जो है वो परिभाषा के बारे में बात की गई है। क्या? किसी भी मामले में कोई भी बयान जो किसी ऐसे तथ्य की सत्यता या संभाव्यता को बताता है जिस पर विवाद है या जो प्रारंभिक है, उसे एक स्वीकृति माना जाएगा। मतलब जो सत्यता और संभवता को अगर बताएगा, दर्शाएगा, तो उसको क्या है? स्वीकृति माना जाए किसी ऐसे तथ्य के ऊपर जिस पर विवाद है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? सेक्शन 15 धारा 15 में स्वीकृति की बात की गई है। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16 धारा 16 क्या कह रही है? धारा 16 कह रही है कि कानूनी मामले में कोई व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, सेक्शन 16 कहता है कि कानूनी मामले में कोई व्यक्ति हो या उसका प्रतिनिधि के बारे में बात करती है, उसी से ये संबंधित है। जैसे कि जिसके पास बोलने का अधिकार है, कोई बयान देता है, तो उस बयान को अदालत में स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है। जैसे कि मतलब कोई कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी के पास कोई अधिकार है बोलने का, अपनी बात कहने का, कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी का, तो उसकी जो बात होगी, जो बात कहेगा, वो बयान जो होगा, उस बयान को अदालत में स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 16 धारा 16 ऐसा कह रही है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 17 धारा 17 क्या कह रही है? उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथनों के रूप में स्वीकृतियां परिभाषित करती है जिसकी स्थिति को किसी वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जाना है। कोई कानूनी प्रक्रिया है, उसके पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथनों के रूप में स्वीकृतियां परिभाषित करती है। कौन करता है? ये सेक्शन 17 जो है धारा 17 करती है। आपको मैं पहले ही बता दिया, अभी बता रहा हूँ कि थोड़ा भाषा को समझने की कोशिश करना और थोड़ा वेयर एक्ट से रिलेट करना। क्यों? इसलिए कि भाई वेयर एक्ट आप लेकर जाएंगे और मैं पहले शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ कि कम और सिलेक्टेड पढ़ा के एग्जाम पास करना है तो वेयर एक्ट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। भाई जब वेयर एक्ट हमारे पास होगा तो हमें ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें। जब कहीं फंसेंगे, कोई समस्या आएगी, तो उसके लिए वेयर एक्ट हमारे पास रखा होगा तो हम उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 18 धारा 18। ऐसे व्यक्ति के बयान भी स्वीकार हो भले ही वे विवाद के पक्षकार ना हो, यदि उन्हें पक्षकार द्वारा साक्ष्य के लिए संदर्भित किया गया हो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति का भी बयान जो है स्वीकार करे जाए, मतलब ऐसे व्यक्ति के भी बयान स्वीकार हो भले ही वो विवाद, मतलब मुकदमे की जो प्रक्रिया है उसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व ना हो, यदि उन्हें पक्षकार द्वारा साक्ष्य के लिए संदर्भित किया गया हो। अगर उसे पक्षकार जो है उसके द्वारा साक्ष्य सबूत देने के लिए संदर्भित किया गया है तो उसके भी बयान जो है वो स्वीकार होने चाहिए। ऐसा सेक्शन 18 धारा 18 आपकी कहती है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन आपका है 19। क्या कह रहा है सेक्शन 19? धारा 19 किसी व्यक्ति की स्थिति के आधार पर किसी कानूनी मामले में कोई जिम्मेदारी या अधिकार है और वह व्यक्ति कोई बयान देता है तो वह बयान उस कानूनी मामले के पक्षकार के खिलाफ एक स्वीकृति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति है,
किसी व्यक्ति की स्थिति जो है उसके आधार पर किसी कानूनी मामले में कोई जिम्मेदारी या अधिकार है, ठीक है, और वह व्यक्ति कोई बयान देता है। भाई किसी व्यक्ति के पास किसी कानूनी प्रक्रिया में कोई जिम्मेदारी या अधिकार दिया गया है और अगर वह व्यक्ति कोई बयान देता है, वह बयान उस कानूनी मामले के पक्षकार के खिलाफ, जो कानूनी मामला होगा उसका जो पक्षकार होगा उसके खिलाफ एक स्वीकृति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक स्वीकृति के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेक्शन 19 धारा 19 हमारी कहती है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्या है धारा 20 सेक्शन 20 क्या कह रही है। सेक्शन 20 कहता है कि, तो सेक्शन 20 आपका कहता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। ठीक है, तो अब इसे अपने हिसाब से देखते हैं। क्या है, जब दस्तावेजों की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकृति प्रासंगिक मानी जाती है। इससे संबंधित है हमारा सेक्शन धारा 20 कि जब जो दस्तावेज हैं और उनकी जो सामग्री के बारे में जो मौखिक स्वीकृति होती है कब प्रक्रिया में सही प्रासंगिक मानी जाती है। जैसे कि अब इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। ये भाषा थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी तो इसको उदाहरण से भी देख लेते हैं। क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज के बारे में मौखिक रूप से कुछ स्वीकार करता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसने किसी दस्तावेज के बारे में मौखिक रूप से कोई चीज स्वीकार कर ली, उस मौखिक स्वीकृति को तब तक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब लेकिन उसको सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई मौखिक तुमने कोई बात कह दी, अब उसको सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कब तक नहीं स्वीकार किया जाएगा, इसी चीज का इसमें वो दिया गया है सेक्शन में, इसी चीज की बात की गई है। कब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वह व्यक्ति किसी कारणवश उस दस्तावेज का असली हिस्सा प्रस्तुत करने में असमर्थ है। मतलब जिस दस्तावेज के बारे में बात चल रही है, जिसके दस्तावेज के बारे में वो मौखिक रूप से बयान दे रहा है, बात कर रहा है, और लेकिन वो उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जब तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो जाती है या उस दस्तावेज की प्रामाणिकता पर कोई विवाद ना हो, या कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रामाणिकता पर कोई विवाद है, तो उसकी क्या है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका मौखिक बयान, मौखिक जो स्वीकार करेगा तो उसको सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा और नहीं तो नहीं किया जाएगा। ऐसा किसमें कहा गया है, सेक्शन 20 में कहा गया है। अब ये आ गया आपका टीएलएस का मतलब मैंने बता ही रखा है, द लीगल संकल्प होता है। आज आपकी 20 सेक्शन पर ही चर्चा करेंगे और कल आपका जो है इस चैप्टर को, इस अध्याय को समाप्त करवा देंगे। पीडीएफ वालों को मैंने बता ही दिया कि भैया PDF 20 लिखकर और इस नंबर पर आप लोग सेंड कर दें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। 84 30 40 और 63 88 84 और ये 30 84 30 40 63 88, इस पर PDF 20 लिखकर सेंड कर दें व्हाट्सअप, तो ये है कि आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहे भाई, आगे भी वीडियो देखते रहना। कल आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नहीं, कल आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।